बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें ईटा की प्रिपरेशन के लिहाज से जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज जिनका हमने कल स्टार्ट लिया था और उसमें हमने एक राइबोसोम्स का लिए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किया था। आज नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल जिसे हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं दैट इज़ गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया जाता है, और तीसरा जो नाम है गोल्जी एपरेटस। ये जो तीनों नाम है वो सेम स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये जो गोल्जी बॉडीज़ थी बेसिकली डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट, यहाँ पे मैं नाम ये लिख रहा हूँ, कैमिलो गोल्जी। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्जी ने इनको डिस्कवर किया था 1898 में, और उसके नाम के बेस पे चले हम इनको क्या गोल्जी बॉडीज़ कह रहे हैं। अगर हम गोल्जी बॉडीज़ को स्ट्रक्चरली देखें तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली ये क्या होते हैं गोल्जी एपरेटस। दिस इज़ अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स। यानी एक स्टैक है, एक ग्रुप है, यानी जिस तरह से वो आप देखते हैं ना कि कॉइन्स हैं, कॉइन्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एक स्टैक ऑफ कॉइन्स बनता है। बिल्कुल उसी तरह से क्या है ये मेम्ब्रेन्स का जो होगा एक स्टैक, जो कि क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। लेकिन वो जो इसके अंदर मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसी होंगी, उसके लिए ये देखें कि यहाँ पे हम जो लास्ट टाइम भी बात कर चुके हैं सिस्टर्नी का, और सिस्टर्नी हमने क्या कहा था कि ये क्या होते हैं कि दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ये क्या होंगे, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर वेसिकल्स, लेकिन उनके अंदर क्या होगा फ्लूइड होता है, तो उसको आप सिस्टर्ना सिंगुलर है, सिस्टर्नी जो है वो प्लूरल होगा। अब ये भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस में आएंगी, लेकिन देखें यहाँ पे ये सिर्फ सिस्टर्नी ही नहीं है बल्कि इनके साथ क्या होगा प्लस हम एक और भी कह देते हैं एसोसिएटेड वेसिकल्स। यानी अब गोल्जी एपरेटस है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि दैट इज सिंपली स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स, बल्कि क्या था उसके साथ एसोसिएटेड वेसिकल्स भी हैं। मैं शॉर्ट सा इसमें वो कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल देखें, हम इसमें इस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये वो क्लोज सी क्या थी जी मेम्ब्रेन्स आ रही थी, तो एक जो होता है ना इनका इनर जो पोर्शन होगा वो न्यूक्लियस के करीब होता है, और वो जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन होगा उसको हम ना सिस फेस का नाम देंगे। यानी जो इनर है उसको आप क्या नाम देंगे, दिस इज़ द सिस फेस, और ये क्या होगा दैट विल बी प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस। कि नॉर्मली जो सिस फेस होता है या सिस फेस को एक और भी हम नाम देते हैं कि दिस इज़ द फॉर्मिंग फेस, और इसको ना हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, या एक और भी इसको नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल। यानी जो सिस वाला है ये कौन सा है जी, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट और फेस। यानी ये सारी बातें MCQs में आ सकती हैं कि जो सिस फेस है या प्रॉक्सिमल फेस होगा या फॉर्मिंग फेस है, ये एक ही चीज़ है, और ये किस तरफ होंगे, दे आर प्रेजेंट या डायरेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब ना ये जो फॉर्मिंग फेस होगा इसके साथ भी ये कुछ वेसिकल्स ऐसे आपको नज़र आएंगे, और ये जो वेसिकल्स होती हैं ना हम नॉर्मली इनको इनकमिंग वेसिकल्स का नाम देते हैं। और क्यों देते हैं कि ये बेसिकली आ रही होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से,
और इसमें मैं थोड़ी सी एक बात आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि ये जो आपके केपी वाली जो बुक है उसमें उसने इन वेजिकल्स को जो है ना वो लिखा है कि दे आर पिंच्ड ऑफ और दे विल बर्ड ऑफ फ्रॉम RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन जो नॉर्मली है मेजॉरिटी जो है ना जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स में आपको ये SCR मिलेगा। यानी बेसिकली ये जो इनकमिंग थी, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया जो कि फॉर्मिंग फेज की तरफ वेसिकल्स होंगी, ये कहाँ से आ रही हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो ईटा के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ी सी ये बात इस तरह से कह देता हूँ कि चूँकि आपका जो ईटा का टेस्ट है वो आपकी इस केपी वाली बुक से होगा, तो आप कोशिश करें कि उस बुक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलो करें। और बाकी एक जो मैंने कह दिया कि यहाँ पे ये इनकमिंग वेजिकल्स हैं ये SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, जबकि आपकी बुक वाला RER कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें पहली बात यह कि अगर पेपर होता भी तो उसमें एग्जामिनर्स की कोशिश होती है कि ऐसा कोई भी जो डिस्प्यूटेड सा है जिसमें एम्बिग्विटी वगैरह होती है उसको हम इंक्लूड ना करें। लेकिन अगर कोई ऐसा MCQ आपके आ भी जाए टेस्ट के अंदर तो आपने ना कोशिश ये करनी है कि उसमें जो ऑप्शन है आपकी अपनी बुक का उसको आप यूज़ करें। क्यों? कि वो आपके जो केपी की बुक है उसके ऊपर ये टेस्ट है वो बेस्ड होगा। और ये मैं ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि जो नेशनल बुक फाउंडेशन को भी पढ़ते हैं उसमें क्लियरली उसने SER दिया हुआ है। तो आपने बहरहाल इसको जो है वो ईटा के लिए केपी की बुक को फॉलो करना है। बाकी रह गया इसमें ये जो सिस फेस सा जो न्यूक्लियस की तरह ये इनर है। अब ना जो आउटर साइड पे होगा वो इसके अपोजिट उसको हम ट्रांस फेस का नाम देंगे। यानी वो कौन सा होगा? दैट विल बी द ट्रांस फेस। एक सिस फेस और दूसरा क्या वो ट्रांस। अच्छा, जैसे हमने इसको वो किया था सिस फेस को ना हमने फॉर्मिंग फेस कहा था, तो ये ट्रांस फेस होगा इसको हम मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने प्रॉक्सिमल की टर्म यूज़ की थी, यहाँ पे आप इसको जो वो डिस्टल फेस भी कहेंगे। अब देख लें ये MCQ के लिए आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये इंफॉर्मेशन यूँ आ सकती है। ये ना हो कि डिस्टल फेस ऑफ गॉल्जी बॉडीज़ पूछा जा रहा था, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो डिस्टल फेस है वो वही ट्रांस फेस ही है। तो देखें अब यहाँ पे ये जो हमने इसको मैच्योरिंग फेस का और साथ साथ जैसे वहाँ पे हमने वेजिकल्स देखी थी, यहाँ पे भी इसके क्या होंगे इस तरह से वेजिकल्स। जैसे वो इनकमिंग थी, इनकमिंग वेजिकल्स उनको हम कह रहे थे, तो ये वाली जो वेजिकल्स होंगी ना इनको आप जब वो ट्रांसपोर्ट यानी आउट गोइंग है तो इनको हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स का नाम देंगे। यानी ये भी आपने पॉइंट नोट रखना है कि ये इनकमिंग वेजिकल्स प्लस कौन सी थी ट्रांसपोर्ट वेजिकल, तो ये कहाँ पे होंगी इस तरह से। रह गया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस वक्त उसमें से क्या है कि दीज वेजिकल्स आर पिंच्ड ऑफ, तो वो सिंपली एक वेजिकल पिंच ऑफ नहीं हो रही होती बल्कि उसके अंदर क्या होंगे डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं। उसके अंदर प्रोटीन भी हो सकती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स इस तरह के डिफरेंट मटेरियल्स होंगे। लेकिन देखें जैसा वो आपस में वेजिकल्स मिलती हैं सिस फेस वाली साइड पे, तो वो मिलके क्या करेंगी एक ये सिस्टर्ना जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे आप देखें ये मिडल की तरफ जाएंगे, MCQ में एक ये पॉइंट भी आ सकता है कि देखें जो मिड के अंदर जो वेजिकल होगी ना जो सिस्टर्ना होगा उसका साइज लार्जेस्ट होगा। लेकिन आप चाहे सिस फेस की तरफ मूव करें या आप ट्रांस की तरफ जाएं तो वो साइज़ रिड्यूस होता है। उसकी रीज़न क्या है कि देखें यहाँ पे सिस फेस में वो फ्यून की वजह से क्या है फॉर्मेशन हो रही है और वो ग्रो कर रही होती हैं, और सेंटर के बाद जो मैच्योरिंग फेस की तरफ जाते हैं तो उधर ना सिस्टर्नी का साइज होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है। क्यों कि सिस्टर्नी जो होती हैं दे ब्रेक अगेन बैक इनटू द वेजिकल्स विच यू नेम एज ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। और उसमें एक ज़हन में रखिएगा कि ये फिक्स नहीं है, बल्कि जो ये स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स होगा इसको आप ये कहेंगे कि दिस इज़ स्टैक ऑफ मूविंग
सिस्टर्नी, यानी ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये क्या होंगी, ये मूविंग हैं, और वो मूविंग भी किस तरह से, फ्रॉम इनर टू आउटर, यानी जैसे ये न्यूक्लियस था और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, तो ये इनर से आउटर यानी न्यूक्लियस से आउटवर्ड क्या मेम्ब्रेन्स मूव कर रही होती हैं। अब देखिए ना, जैसे यहाँ पे ये लास्ट है, आफ्टर सम टाइम इट विल डिसअपीयर, जो सेकंड लास्ट है दैट विल बिकम द लास्ट, और यहाँ पे अगर ये फर्स्ट है ना, तो ये इसके स्टार्ट में एक नई सिस्टर ने जब वो फिर सिस्टर ने डेवलप करना शुरू करेगा, तो ये फर्स्ट की बजाय ये सेकंड पे चली जाएगी। तो इस तरह से ये ना मूव करते हैं, एक कंटिन्यूस मूविंग स्टैक है ये। बाकी रह गया कि यहाँ पे अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, तो एक हम टर्म या एक वर्ड यूज़ करते हैं कि दीज आर रिलेटेड टू सेल सिक्रीशन, यानी जो मेजर फंक्शन है इसका क्या है, वो सेल सिक्रीशन है। और सेल सिक्रीशन ये होगा कि देखें, सेल अपनी कोई भी जो प्रोडक्ट है जो वो बना रहा है, और उसको बनाने के बाद जैसा उसको एक्सपोर्ट करेगा, सेल जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज़ करेगा, तो ये क्या है, वो सिक्रीशन कहलाएगी। एक होता है एक्सक्रीशन, यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंस याद करना। तो एक्सक्रीशन है ना, वो अनवांटेड मटेरियल की रिमूवल को कहते हैं। सिक्रीशन नॉर्मली क्या होगा कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट होती है, चाहे वो सेल ने अपने लिए वो प्रोड्यूस की थी या दूसरे सेल्स के लिए, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए बनाई, तो वो फिर क्या है, यूज़फुल जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस होने के बाद व्हेन इट इज़ एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, दिस इज़ कॉल्ड सेल सिक्रीशन। तो उसमें ना देखें, ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं जब ये आएंगी, तो अब आप एक ज़हन में रखेंगे, जैसे आपने ना वो एक्सोसाइटोसिस पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, यानी उसमें जो थे ना जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसमें एक एंडोसाइटोसिस है जिसके आपने वो टाइप्स भी पढ़ी थी, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। तो उसमें क्या था कि अगर बल्क में कुछ मटेरियल्स रिमूव होंगे तो एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये जो वेजिकल है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल, जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके टच करेगी तो थ्रू एक्सोसाइटोसिस क्या है, उनको वो मटेरियल्स को रिमूव करती है। यानी वो जो भी थी सेल सिक्रीशन, वो क्या होंगी, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या सेल में से बाहर एक्सपोर्ट की जाएंगी। बाकी जो सेल सिक्रीशंस हैं नॉर्मली, उसमें जैसे एक सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल्स आप ले लें, जैसे जाइमोजेनिक सेल आपने पढ़ा था कि वो पेप्सिन बना रहा है। जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। आप देखें, वो जो प्रोटीन है राइबोसोम्स ने बनाई, वो फिर एक इनकमिंग जो वेजिकल थी उसके अंदर बंद हुई, और जैसे जैसे क्या होगा वो सिस्टर्नी में से पास ऑन हो गए, तो वो एक प्रोटीन जो थी, एक एंजाइम जिसको आप इनएक्टिव ने पेप्सिनोजेन कहते हैं, उसके अंदर चेंज हो गया। तो यानी क्या है, एक एंजाइम जो है वो बन रहा है, तो ये उसकी क्या हो रही है, फाइनल फॉर्म के अंदर या अपने फिनिश प्रोडक्ट के अंदर वो प्रोटीन कन्वर्ट की जा रही है। अब ज़ाहिर है उस सेल ने उस पेप्सिनोजेन को या पेप्सिन को यूज़ नहीं करना, तो वो फिर क्या करेगा, इसी तरह से वेजिकल के अंदर एनक्लोज करने के बाद उसको सिक्रीट कर देगा गैस्ट्रिक जूस के साथ। जब वो स्टोमिक की कैविटी में आएगा तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसी तरह से आपने ड्यूडिनल ग्लैंड्स भी पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे थे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं या कार्बोहाइड्रेट लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले, वो सारे ऑलमोस्ट क्या हैं, इसी तरह से ना वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो अपने फाइनल फॉर्म के अंदर चेंज होंगे और उसके बाद सेल्स क्या करते हैं, उनको सिक्रीट कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात भी याद रखिएगा, जब मैं अभी ये सेल्स के नाम ले, जैसे मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड का कहा या ड्यूडिनल ग्लैंड्स वगैरह हैं, उनका रोल क्या है कि दे आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग दीज एंजाइम एंड दे आर सेक्रेटिंग देम इनटू द गैस्ट्रिक कैविटी और इनटू द ल्यूमेन ऑफ ड्यूडिनम। तो देखें ये सेल्स अगर वो सेक्रीट कर रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, उनका जो मेन जो रोल है वो सेक्रेटरी है। तो फिर क्या होगा कि जैसे कल मैंने कहा था ना कि अगर एक सेल जब वो प्रोटीन बनाता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ राइबोसोम्स है वो ज़्यादा होगा। तो देखें अगर एक सेल है वो प्योरली रिलेटेड है सिक्रीशन के फंक्शन के साथ,
वो एक ग्लैंड का पार्ट है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज़ भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये बात भी ना आपके ना उस तरह से MCQs वगैरह में आ सकती है। यानी अगर वो आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज़, तो उसमें एक याद रखें सेल सेक्रेशन के लिहाज से जो भी आपको सेक्रेटरी सेल फील होता है तो वो उसके अंदर नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज़ ज़्यादा होगा, बाकियों में लिमिटेड। बाकी रह गया ये तो यानी सेक्रीशन की मैंने बात की। सेक्रीशन के साथ हमने क्या कहा कि वो जो रफ फॉर्म के अंदर एक प्रोटीन बनी थी वो क्या होती है, फाइनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यानी वो क्या है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्या है, उन को कन्वर्ट करेगा। फिर एक और भी यहाँ पे फंक्शन आ जाता है यानी जिसको हम कहते हैं पैकेजिंग। कि देखें ना, ये जो प्रोडक्ट थी वो फाइनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर क्या हो रही है, बंद हो रही है, उसके अंदर पैक हो रही है, और पैक होने के बाद फिर क्या है आगे जब वो ट्रांसपोर्ट, तो ये पैकेजिंग जो होती है ना ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़। अच्छा, इसके बाद ना ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये आपने पढ़ा भी होगा, उसमें ख़ास तौर पे वो जो माइटोसिस मियोसिस में देखते हैं ना प्लांट सेल के अंदर, चूँकि वहाँ पे ना सेल वॉल होती है तो उस तरह से सिंपली इन्वेजिनेशन के थ्रू जब साइटोकाइनेसिस पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट्स के अंदर फिर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है कि वहाँ पे ये बनते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, और ये जो फ्रैगमोप्लास्ट वगैरह होंगे ना ये वही वेसिकल्स होती हैं, जस्ट वो आके क्या होंगे सेल के सेंटर में आके अरेंज हो जाती हैं, फिर आपस में फ्यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, दे विल नॉट ओनली हेल्प इन साइटोकाइनेसिस बट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वॉल बिटवीन डॉटर सेल्स। अब वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि न्यू वॉल बनेगी, वे न्यू वॉल कैसे बनती, कहाँ से, कि वो जो वेसिकल्स आई थी उनके अंदर वो वाले मटेरियल्स, वो कंपोनेंट्स मौजूद होंगे विच विल हेल्प टू मेक द सेल वॉल ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सेल। तो इस तरह से ना सिर्फ वो डिवीजन कर रहे हैं, तो यानी एक इनडायरेक्ट ये फंक्शन आ गया कि वो न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, प्लस क्या हो जाएगा सेल डिवीजन के अंदर भी होगा। तो यहाँ तक जो था ना ये मेजर थे इनके जो फंक्शन से गोल्जी बॉडीज़ के। अच्छा, एक टर्म जो स्केपी की बुक में यूज़ हुई है, यहाँ पे वो मैं लिख भी रहा हूँ, डिक्टियोसोम। देखिए जो आपकी बुक वाला है, ये डिक्टियोसोम की जो टर्म है वो इनके लिए गोल्जी की जो सिस्टरनी है उनके लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन जो नॉर्मली और मैक्सिमम जो बुक्स के अंदर डिक्टियोसोम जो होते हैं ना वो यही सिस्टरनी होंगे, यही गोल्जी बॉडीज़ की हैं मेम्ब्रेन्स, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर होती हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ होती है। लेकिन इस बुक के अंदर उसने क्या किया हुआ है कि ये दोनों के लिए वो ना, चाहे वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, उन सब के लिए वो यूटिलाइज़ कर रहा है। अदरवाइज़ जो था डिक्टियोसोम की जो टर्म है वो प्लांट्स के जो सिस्टरनी होंगी उनके साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे थोड़े से एक फंक्शन के लिहाज से एक और चीज़ ऐड हम कर देते हैं, वो ये है जो आपकी बुक में भी है या पहले भी आपने पढ़ा हुए हैं, कुछ और भी होती हैं सिंगल मेम्ब्रेन जो है ना वो ऑर्गेनेलिस, जैसे कि लाइसोसोम्स आपने पढ़े हुए हैं, आपने पेरोक्सिसोम्स पढ़े होंगे, आपने ग्लायोक्सिसोम्स पढ़े हैं। आज हम उनको डिस्कस भी खैर करेंगे। अब ठीक है, वो अलग से ऑर्गेनेलिस हैं और उनके अपने फंक्शंस हैं। लाइसोसोम जैसे आप जानते हैं कि वो सप्लिटिंग बॉडीज़ भी उनको हम कहते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन वो भी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, गोल्जी एपरेटस से। तो यानी अगर हम फंक्शंस में एक और भी इसके ऐड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं और इसी तरह से पेरोक्सिसोम एंड ग्लायोक्सिसोम्स एट्सेट्रा, दे आर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। उसकी एक आसान सी बात देखें, जो लाइसोसोम था उसके अंदर क्या है
एक यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल होती है और ओरिजिनेट कहाँ से वो हो रही है, गोल्जी एपरेटस से। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो होंगे ना जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लाइसोसोम या पेरोक्सी और ग्लाइऑक्सिसोम, जिनको हम माइक्रो बॉडीज़ भी कहेंगे, ये गोल्जी बॉडी से ही क्या है, ओरिजिनेट होती हैं। तो ये दूसरे ऑर्गेनेलिस के ओरिजिन में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है लाइसोसोम्स, यानी गोल्जी बॉडीज़ के बाद नेक्स्ट जो होगा दैट इज़ लाइसोसोम्स। अब देखिए जो लाइसोसोम्स हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि गोल्जी एपरेटस से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन ये जो थे ना डिस्कवर किए थे डी ड्यूव ने, और ये 1949, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि आपने ये साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनेलिस की डिस्कवरीज़ के लिहाज से कि वो आ सकती हैं कि किसने और कौन से ईयर में जो वो डिस्कवर किया था। तो डी ड्यूव ने 1949 में क्या था, इनको डिस्कवर किया था। अब ये जो लाइसोसोम्स हैं, नाम से ज़ाहिर है कि सप्लेटिंग बॉडीज़ हैं, तो एक याद रखें ये सप्लेटिंग बॉडीज़ होती हैं ना, इनके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होंगे। यानी ये वही मैच्योर वेसिकल्स थी जो कि या ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स थी, जिनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, उनको आप क्या नाम देंगे, लाइसोसोम्स का। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, उन सब को क्या करते हैं, ये ब्रेक कर सकते हैं। और चूँकि यह हाइड्रोलिटिक हमने कह दिया, तो उसमें क्या होगा कि जब भी वो किसी एक मैक्रो मॉलिक्यूल को या एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो भी था उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो पहले वो क्या करेंगे, वाटर को ब्रेक करेंगे H और OH के अंदर। यानी इसमें क्या होगा, वाटर जो होता है वो सप्लिट होगा H और OH में, और इस तरह से फिर क्या होगा, इसको H और OH को यूटिलाइज़ करते हुए एक बिगर मॉलिक्यूल को जब सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो लाइसोसोम्स हैं इस तरह से कि दीज आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस, ज़ाहिर वो ब्रेक डाउन है, तो हाइड्रोलिसिस के अंदर ये क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अब ना ये जो लाइसोसोम्स हैं, इनके फंक्शंस के लिहाज से देखें ना, तो कुछ आपने ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कौन सी है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब देखिए ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या होते हैं, जब फूड ब्रेक डाउन हो रहा होता है विद इन द साइटोप्लाज्म, यानी ये क्या होगा, इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ ऑफ फूड मटेरियल विद इन द साइटोप्लाज्म। तो उसमें देखें एक आसान सी बात है कि जो फूड है, एक सेल जो होता है ना, वो जब लेगा फैगोसाइटोसिस के थ्रू, और वो क्या होगा, एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। देखिए ना, ख़ास तौर पे ये अमीबा के अंदर आपने देखे होंगे फूड वैक्यूल्स नज़र आते हैं। तो वो क्या है, जैसे वो फूड मटेरियल आके उनकी मेम्ब्रेन के साथ टच करता है, तो मेम्ब्रेन क्या करती है, उसके गिर्द ना वो सूडोपोडिया ग्रो करेंगे, एक फूड कप सा बनेगा, और फिर वो फ्यूज़ करेंगे, उसके जो है वो जो सूडोपोडिया थे, तो वो फिर क्या करेंगे, उसको एनक्लोज कर लेंगे इसके अंदर फूड वैक्यूल में। अब वो जो लाइसोसोम है, जिसको आप क्या नाम देंगे जी, प्राइमरी लाइसोसोम। और ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा, ये क्या है, इन्हीं गोल्जी एपरेटस से जो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, जिनमें अगर ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो उनको आप लाइसोसोम कहते हैं, लेकिन इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे कि विच हैज़ जस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। तो ये क्या करेगा, इसके साथ आके जब फ्यूज़ करता है, और आप देखें यहाँ पे हम इसी तरह से बना देते हैं कि वही फूड वैक्यूल था,
उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम ने फ्यूज़ कर दिया और ये देखें वो फूड का पार्टिकल भी इसी के अंदर मौजूद है और ये क्या है, एंजाइम भी उसमें आ गया। अब एंजाइम क्या करेगा, इसको वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो है ना दोनों के फ्यूजन से जो बना है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। ये क्या होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम होगा। और जब वो फूड जो होता है डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद ये देखें, ये जो नेसेसरी जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होंगे, दे विल डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो रिमेनिंग रह जाएगा यानी ये एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद ये देख लें रिमेनिंग वो था जिसके अंदर क्या है, जो अनवांटेड मटेरियल्स होंगे या अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ होगा विच इज़ नॉट नीडेड बाय द सेल, वो मौजूद होगा। अब देखें था पहले क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम, और ये अब क्या बन गया है, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको अब आप क्या नाम दे देंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का। और ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल था, ये फिर क्या करेगा, वो जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके यूं टच करता है, फ्यूज़ करेगा, तो उसमें से वो मटेरियल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस आपका होगा दैट विल बी एक्सोसाइटोसिस। अब ये देख लें एमसीक्यू के लिहाज से कितनी ज़्यादा बातें इसमें आ रही हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम जो डायरेक्ट आ रहे हैं गोल्गी एपरेटस से, फूड वैक्यूल कैसे बना था, फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू बना। फिर उसके बाद क्या था, जब दोनों ने आपस में फ्यूज़ किया तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब सेकेंडरी जो होगा उसके अंदर डाइजेशन होगी, फिर जो डाइजेस्टेड पोर्शन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डाइजेस्टेड पोर्शन एब्जॉर्ब होने के बाद जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हम जिसको कह रहे हैं वो कौन सा होगा, वो सेकेंडरी लाइसोसोम है। लेकिन अब उसके अंदर क्या है, अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड जो है वो फूड स्टफ मौजूद है विच हैज़ टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेल, इसलिए अब उसको हम कंट्रैक्टाइल करें। फिर ये जाके क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच होता है और उसके अंदर जो अनवांटेड मटेरियल्स होंगे उनको ये एक्सपेल कर देगा। लेकिन प्रोसेस फिर अगेन कौन सा है, एक्सोसाइटोसिस। और ये जो हम पहले कर चुके हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, उसमें आपने देखा था कि एक सिंपल डिफ्यूजन थी, ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो आप देखें ये जो प्रोसेस था जिसमें वो फूड स्टफ हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, डाइजेशन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं। हाँ, अगर ना इंट्रासेलुलर डाइजेशन में यही आ जाए कि लाइसोसोम्स है ना वो किस किस में इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे जो यूनिसेलुलर इससे से जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें आपको ये मिलेंगे, या आपने जैसे हाइड्रा पढ़ा है, हाइड्रा में सिलेंटिरॉन होती है, उसके अंदर ना पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, रिमेनिंग क्या होगा, वो जो गैस्ट्रोडर्म इनर साइड पे थी उसमें क्या होगा, इंट्रासेलुलर। स्पॉन्जेस होती हैं उनमें भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, तो ये इनके अंदर क्या होंगे, इसी तरह से ये इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट इनके फंक्शन के लिहाज से एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑटोफेजी। देखिए ऑटोफेजी जो ना, ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ, फेजी जो वो ईटिंग को कहते हैं। तो अब सेल्फ ईटिंग से मीनिंग क्या है, देखिए कल मैंने बात की भी थी, जो कल वाला लेक्चर था उसमें हमने कहा था कि जो नंबर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलिस है दैट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। एक तो ये होता है कि जस्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो नंबर इंक्रीज भी कर सकता है एक सेल, एंड इफ़ दे आर नॉट रिक्वायर्ड एंड देर आर सम एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स दे कैन बी रिमूव। फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक पर्सन है वो कोई एक हैवी किस्म के एक्सरसाइज करता है, अपने मसल्स को यूज़ कर रहा है, तो मसल्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ करेगा, और कुछ अरसे के बाद वो क्या फिर एक्सरसाइज छोड़ देता है। अब जिस वो एक्सरसाइज छोड़ देगा तो अब उतने ज़्यादा उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए, क्यों, सेल को अब जो पहले एनर्जी की एक डिमांड या रिक्वायरमेंट थी अब वो कम होगी। अब इतने एक्स्ट्रा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जब वो रखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको ब्रेक डाउन कर देंगे, ऑटोफेजी। या इसी तरह से देखें कुछ ऑर्गेनेलिस होती हैं
जो कि डैमेज हो जाती हैं। अब वो जो डैमेज ऑर्गेनेलिस होंगी उनको भी सेल क्या करता है, रिमूव करेगा। अब देखिए जो राइबोसोम्स हैं या डैमेज कोई भी ऑर्गेनल है वो भी क्या होंगे, जिस वक्त ना ये लाइसोसोम्स हैं उनको डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो इस चीज़ को हम क्या ऑटोफेजी कहते हैं। और हैं वही लाइसोसोम्स, लेकिन उन लाइसोसोम्स को इस केस में आप नाम देंगे ऑटोफैगोसोम्स। बहुत आसान सी है टर्मिनोलॉजी, देखें ना, ऑटोफेजी है तो उसी के साथ क्या हो जाएगा, ऑटोफैगोसोम। लेकिन अब देखें अगर एमसीक्यू के लिहाज से ये आता है तो आपने उसमें देखना है कि ऑटोफैगोसोम की टर्म अगर यूज़ हो रही है तो कहीं पे कोई लाइसोसोम किसी सेलुलर कंपोनेंट को वो ब्रेक डाउन तो नहीं कर रहा, लेकिन उसमें अगर ना ऑटोफैगोसोम के लिहाज से आएगा तो वो सेल कंपोनेंट या तो डैमेज होगा और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, एक एमसीक्यू अक्सर आता होता है कि देखें तकरीबन ना जो सेल होता है वो कंटिन्यूसली अपनी जो ऑर्गेनेलिस होती हैं उनको रीन्यू करता रहता है। ऑर्गेनेलिस को क्या करेगा, रिन्यूअल होती। रिन्यूअल क्या होगी, क्या कुछ राइबोसोम से काफ़ी टाइम से वो सेल के अंदर मौजूद थे, अब वो उनको क्या करता है, चेंज करना चाह रहा है, यानी पुराने जो हैं उनको डिज़ोल्व करके नए राइबोसोम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये रिन्यू हो रहे हैं। तो अब उस रिन्यूअल में भी अगर किसी ऑर्गेनल का जो होता है वो रोल है तो वो कौन से होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, या फिर आप ना ये कह सकते हैं वो ऑटोफैगोसोम्स होंगे कि विच आर रिलेटेड टू रिन्यूअल। तो इस तरह से ना ये आपने ये सारी बातें ना जहन में रखनी है, कोई किसी एंगल से भी एमसीक्यू आपका आता है तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और जो वो टर्म जो हम यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस है, और ये जो ऑटोलाइसिस की टर्म भी यूज़ होती है या एक और भी इसके साथ आएगी जिसको हम नाम देते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या कहेंगे इसको, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब देखिए ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है। आपने सेकेंड ईयर की बुक में डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें क्या आपने देखा था कि ज़ाइगोट जब बनता है तो फिर वो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, क्लीवेज जैसे पढ़ा है, ब्लास्टुलेशन है, फिर गैस्ट्रुलेशन होता है, और ऐसा करते करते ना ऑर्गेनोजेनेसिस और एक बॉडी बन रही होती है। तो उसमें ना देखें एक बॉडी की जो शेप होती है वो प्रॉपर होगी, और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका एक अपना फिक्स होता है वो प्रोपोर्शन होता है। अब वो एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर जब बॉडी बनाई जा रही होती है तो वो कैसे बनेगी कि जो डिवीजन्स हैं, सेल डिवीजन्स, वो जो क्लीवेज के दौरान स्टार्ट हुई थी ना माइटोसिस के थ्रू, तो वो बड़े कंट्रोल्ड मैनर में होती हैं। तो अब एक याद रखिएगा, अगर सेल की जो प्रोडक्शन हो रही है वो कंट्रोल्ड मैनर में है तो एक बॉडी जो होती है ना उसके अंदर जो सेल डेथ भी होगी तो वो भी क्या होगी, कंट्रोल्ड मैनर में होगी। अब वो जो कंट्रोल्ड मैनर में जो डेथ है, यानी जब एक सेल का फंक्शन कंप्लीट हो गया एंड दैट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, वो डिज़ोल्व कर दिया जाता है। एक आसान सी मिसाल देता हूँ, देखें जैसे ह्यूमन के अंदर ना ड्यूरिंग डेवलपमेंट जैसा ये फिंगर्स बनती हैं, तो फिंगर्स के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है और ये आपस में अटैच होंगी, लेकिन जैसे जैसे बॉडी कंप्लीशन और मैचुरेशन की तरफ जाती है, ये बर्थ से बहुत पहले ना, तो ये क्या होगी, वो मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी और फिंगर्स होती हैं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अब वो जो मेम्ब्रेन थी ज़ाहिर है वो सेल से बनी हुई है, वो सेल्स क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। तो वो असल में क्या था, ऑटोलाइसिस। अब वो ऑटोफैगोसोम्स नहीं है या ऑटोफेजी नहीं था। अब उसमें क्या होगा कि ख़ास तौर पे जो ऐसा सेल होता है जिसका फंक्शन कंप्लीट हो गया एंड दैट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, उसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइसोसोम्स होगा दैट विल बी एनॉर्मसली इंक्रीज। जब उसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, अब उसके बाद क्या होगा कि वो जो लाइसोसोम्स होंगे वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे सेल के कंपोनेंट्स को, और करते करते एक सेल को जब वो कम्प्लीटली
डिज़ोल्व कर देंगे। जब ये हो रहा है तो इसको हम क्या है, ऑटोलाइसिस, यानी सेल ने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। इसको हम एक और भी नाम देते हैं कि सेल ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो जैसे वहाँ पे हमने ऑटोफेगोसोम का कहा था ना, यहाँ पे हम ना इनको सुसाइडल बैग्स का नाम भी देते हैं, यानी वो सुसाइड किया, सुसाइडल बैग्स कहलाएंगे। कौन होंगे? वही लाइसोसोम्स। तो इस तरह से ना ये सुसाइडल बैग्स जो होते हैं ना, वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ में हेल्प करते हैं। इस एंगल से भी एमसीक्यू बन सकता है। एक आपने ना ख़ास तौर पे जो प्रोसेस था पढ़ा होगा डेवलपमेंट के दौरान, मेटामॉर्फोसिस। देखिए जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, ये कैसा होता है कि जो एक लार्वा को जो एक एडल्ट के अंदर चेंज होता है, उसमें नॉर्मली क्या होते हैं, कुछ नए स्ट्रक्चर्स मान रहे होते हैं और कुछ ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इफ़ दे आर अनवांटेड दे विल बी डिसॉल्व। मैं एक एग्जांपल इसमें दे देता हूँ। ये जो फ्रॉग है उसके अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होगा, इस तरह से एक लार्वल स्टेज आती है जिसको आप टैडपोल लार्वा का नाम देते हैं। अब देखिए ये जो टैडपोल लार्वा जो है ना, उसकी ये टेल है, लेकिन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस क्या होगा, जब वो ये लार्वा जो टैडपोल लार्वा ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो एडल्ट में आपको पता है फ्रॉग में लेग्स होती हैं। तो अब क्या होगा, इस लार्वा की लेग्स जो है वो डेवलप करना शुरू करेंगे, लेकिन जो टेल है उसकी जब ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा ऐसा क्या होगा, टेल रिमूव। और कैसे रिमूव होती है, यहाँ पे जो टेल की बेस होगी उस पे जो सेल्स होते हैं ना, वो यही ऑटोलाइसिस के दौरान वो क्या होंगे, सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाएंगे और बड़ी इजीली वहाँ से वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस है उसके दौरान जो है वो क्या होगा, जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व है वो ये लाइसोसोम्स हैं। यानी आप देख लें ये इस तरह से इनके क्या थे, डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास आ रहे थे। बाकी कुछ डिजीज़ भी हैं जो रिलेटेड हैं लाइसोसोम के साथ, या डिजीज़ भी कह लें, या बॉडी के अंदर जो वो डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब देखो कि जो लाइसोसोम था वो प्रोड्यूस किया जा रहा था, तो वो एक ख़ास पर्पस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए। यानी देखें ना, अगर एक लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या था कि उसने क्या है, वो लाइसोसोम प्रोड्यूस किया था जस्ट प्रोटीन को ब्रेक डाउन। अगर एक आ रहा है उसके अंदर क्या है, एमाइलेज टाइप है, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है। अब जिस तरह से ना हमारे जो ख़ास तौर पे ड्यूडेनम के अंदर ना जैसे आप देखते हैं माल्टेज एंजाइम है, और माल्टेज क्या माल्टोज को करेगा, वो माल्टेज जो है ना हमें पहले रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ क्या होगा एंड पे रिक्वायर्ड होगा कि जो स्टार्च होती है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। सुक्रेस अगर है तो वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, यानी हर एक के लिए क्या स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से ना हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइसोसोम्स हैं विच डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम दे है। अब देखें जो एंजाइम्स हैं, अगर हम उनकी भी बात करें ना, तो भाई एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, और प्रोटीन की सेंसेस का अपना बुक 2 के अंदर पूरा प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। वही पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगी, राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन बना देंगे। फिर आपने क्या उसमें देखा है कि वो गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू क्या होगा, वो अपनी फिनिश या फाइनल फॉर्म के अंदर वो एंजाइम कन्वर्ट होता है, उसके बाद क्या होगा, वो अपने जाके फंक्शन करता है। लेकिन देखें अगर वो प्रोटीन सेंसिस या प्रोटीन फॉर्मेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है या डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गई, तो भाई एंजाइम जो बनेगा फिर वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। जिस मालिक्यूल को वो ब्रेक करने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा था, मॉलिक्यूल भी वो सबस्ट्रेट भी अवेलेबल है, एंजाइम भी बना, लेकिन एंजाइम क्या होगा, वो डिफेक्टिव एंजाइम है, यानी उसको हम क्या कहेंगे, वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि क्या होगा, डिफेक्टिव एंजाइम होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि लाइसोसोम आप प्रोड्यूस करें, ये भी एक बात याद रखिएगा कि हर वक्त उनमें एंजाइम होगा, यानी नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं है तो क्या है, डिफेक्टिव एंजाइम। ये भी हो सकता है कि वो म्यूटेशन के बाद वो उस तरह से वो एंजाइम या प्रोटीन प्रोड्यूस ही ना हो पाए, यानी वो एंजाइम जब वो टोटली क्या है, एब्सेंट हो जाए।
यानी दोनों सूरतें हो सकती हैं, या डिफेक्टिव भी हो सकता है या फिर म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, वो एक एंजाइम एब्सेंट भी हो सकता है। तो अब देखिए, अगर वो एंजाइम डिफेक्टिव है तो जिस मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए बना था वो डाइजेस्ट नहीं होगी, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि जो मालिक्यूल्स हैं अपेरेंटली दे विल बी प्रेजेंट इन द सेल, चाहे वो स्टोर्ड फॉर्म है या नॉर्मली है, बट सेल विल बी अनएबल टू ब्रेक दैम। मिसाल के तौर पे देखें, एक यहाँ पे टाइप आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ग्लाइकोजिनोसिस ये टाइप 2, ये एक डिज़ीज़ है बेसिकली ना, ये अकोमुलेशन हो जाती है किसकी, ग्लाइकोजन की। और ये ग्लाइकोजन भी आपने जहन में रखना है, ये लिवर सेल्स हो सकते हैं या मसल सेल्स, यानी जो ख़ास तौर पे ग्लाइकोजन है ना, जो फॉर्मेशन होती है जिसको आप ना ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, वो लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर की जा रही है। तो भाई अब अगर डिफेक्टिव एंजाइम था तो ग्लाइकोजन है वो मौजूद ज़रूर है और वो स्टोर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, लेकिन डिफेक्टिव एंजाइम की वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही। इसी तरह से एक और भी डिज़ीज़ है जिसको हम नाम देते हैं टे-सेक्स डिज़ीज़। ये वाले जो है ये लिपिड मॉलिक्यूल की जब वो ख़ास तौर पे एकोमुलेशन की वजह से, और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स कहाँ पे एकोमुलेट हो रहे हैं, नॉर्मली जो ब्रेन सेल्स होंगे, यानी अगर ब्रेन सेल्स के अंदर ये इस तरह से आके जब वो स्टोर हो जाए तो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो उस तरह से नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते, तो यानी एक मेंटल रिटार्डेशन सी हो जाती है, टे-सेक्स, और इवन कि डेथ भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, वो मेजर जो था वो लिपिड एकोमुलेशन है, और उसके बिहाइंड रीज़न क्या थी कि लिपिड्स को जो डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो मौजूद नहीं होता। आई थिंक यहाँ पे ये सारी बातें जब क्लियर हो गई, और तकरीबन एक ये भी याद रखिएगा, ये 30 या इससे ज़्यादा डिजीज़ हैं जो कि क्या है, हम इनको स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। जैसे देखें ना, इसमें ग्लाइकोजन जब दैट इज़ प्रेजेंट इन स्टोर्ड फॉर्म बट सेल इज़ अनएबल टू यूटिलाइज, और इसमें क्या था, लिपिड जो होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में, तो इनको हम स्टोरेज डिजीज़ कह देते हैं कि स्टोर्ड मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहे होते। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट जो लाइसोसोम्स की तरह, जैसे यहाँ पे हमने कहा था लाइसोसोम और उसके बाद परऑक्सी और ग्लाइऑक्सिसोम्स बनती हैं, तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी से जो बन रही है ग्लाइऑक्सिसोम और परऑक्सिसोम। अब ना जो परऑक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स, परऑक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम्स है ना, इनको हम एक कोलेक्टिवली नाम देते हैं माइक्रो बॉडीज़ का। तकरीबन 0.5 माइक्रोन के करीब इनका जो है वो डायमीटर होता है। तो नॉर्मली जो लाइसोसोम्स है ना, उनसे ये स्मॉलर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लाइसोसोम है या फिर ना ये परऑक्सिसोम्स हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस में आते हैं। अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे मैंने पहले बोला ना कि जो लाइसोसोम्स हैं उनकी बहुत सारे टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंजाइम्स विच दे हैव। इसी तरह से देखें ये वाले जो हैं परऑक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम, अगर इनको हम ना अलग एक यानी ये ओरिजिन वही था गोल्जी बॉडी से, लेकिन एक अलग अगर नाम दे रहे हैं तो उसके बिहाइंड रीज़न क्या है। एक तो इनका जो डायमीटर था या इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल जो लाइसोसोम थे उनसे स्मॉलर था, प्लस क्या था इनके जो फंक्शंस हैं ना वो कुछ स्पेसिफिक हैं।
यानी जो नॉर्मल लाइसोसोम्स है वो सिर्फ एक ब्रेक डाउन वाला वो काम कर रहे थे, तो ये क्या उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम इनको डिफरेंट नाम दे रहे हैं और एक डिफरेंट जब वो ऑर्गेनल के तौर पे इनको मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो वो फंक्शंस के लिहाज से ये दोनों अलग थे। तो इनमें ना सबसे पहले एक याद रखिएगा, जो पर ऑक्सीसोम्स है ना, ये जो डिस्कवर हुए थे, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि दे वर डिस्कवर्ड इन लिवर सेल्स। डिड्यू ने ही किया था, जिसने लाइसोसोम किए थे उसी ने, और उसके को-वर्कर थे उन्होंने किए, लेकिन ये क्या था, ये लिवर सेल्स के अंदर जहाँ वो फॉर द फर्स्ट टाइम जो था वो डिस्कवर हुए थे। ये एक ज़हन में रखना एमसीक्यू। लेकिन अगर लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि ये पर ऑक्सीसोम्स हैं, दे आर फाउंड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। यानी एनिमल और प्लांट सेल्स है ना, दोनों के अंदर क्या होंगे, ये आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ना ये जो पर ऑक्सीसोम्स हैं ये दोनों में मिलते हैं, और डिस्कवर जो हुए थे वो कहाँ पे हुए, लिवर सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे ना जो ग्लायोक्सिसोम्स हैं, मैं साथ साथ दोनों को कंपेयर कर देता हूँ कि ग्लायोक्सिसोम्स हैं दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ये किस में आपको मिलेंगे, प्लांट सेल्स में। और ख़ास तौर पे जो प्लांट के जो सेल्स हैं ना, जिनको हम कह सकते हैं कि जो लिपिड रिच जो होंगे, जो सेल्स होते हैं, या फिर ख़ास तौर पर जो सीड्स वाले जो प्लांट्स हैं, जो लिपिड रिच सीड्स हैं, ज़रूर सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में सेल्स हैं, तो उन लिपिड रिच सीड्स के अंदर क्या है, ये ग्लायोक्सिसोम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये एनिमल्स में नहीं होंगे। देखिए जो पर ऑक्सीसोम्स हैं इनके अंदर अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो इनमें डिफरेंट एंजाइम्स आ जाते हैं, पर ऑक्सीडेजेस भी हैं, कैटालिसिस भी हैं, और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये 3 एंजाइम्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से आपको बता देता हूँ कि देखें, कल मैंने एक बताया था, जिस साथ हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर रहे थे, कि एक सेल के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था। अब जो एक लिविंग बॉडी, एनिमल बॉडी की हम बात करते हैं, तो उसमें जो लिवर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो मैंने अभी क्या कहा है कि लिवर सेल्स के अंदर ये मौजूद होंगे, तो ये लिवर सेल के अंदर ना ये डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, लेकिन किसको, कि जो अल्कोहल है, यहाँ पे हम सिंपली जो लिख भी देते हैं कि जो अल्कोहल होगी, अल्कोहल टॉक्सिक है, इसको ये ब्रेक डाउन करेगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर। यानी देखें, लिवर जिस तरह ना अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा कि अल्कोहल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर जब वो ये चेंज हो गया, और इस एंजाइम को ना जो पर ऑक्सीसोम के अंदर है हम पर ऑक्सीडेज का नाम देते हैं। ये कौन सा एंजाइम होगा, पर ऑक्सीडेज। अब देखें, अल्कोहल भी टॉक्सिक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब वो भी टॉक्सिक, अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो बना है, जो कि अगेन टॉक्सिक था, इसको ब्रेक किया जाता है किस में जी, वाटर के अंदर, प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है, नॉन टॉक्सिक है। लेकिन इस ब्रेक डाउन में जो एंजाइम होगा वो कौन सा है, कैटालेज। ये कौन सा एंजाइम होगा, कैटालेज। तो जैसे मैंने अभी ये 3 नाम लिए थे, 2 ये नाम आ रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में है। तो एक याद रखिएगा कि जो तीसरा एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिड जो ऑक्सीडेज है, वो इस डिटॉक्सिफिकेशन में यूज़ नहीं हो रहा। यानी अगर MCQ में आता है ना, तो आपने डिटॉक्सिफिकेशन में इन 2 मेन एंजाइम्स को लेना है। लेकिन जो तीसरा है वो एंजाइम, एक प्रोसेस आप लोग पढ़ चुके हैं बायो एनर्जेटिक्स वाले में, फोटो रेस्पायरेशन। और फोटो रेस्पायरेशन में आपने क्या देखा था
कि जो RuBP है उसके साथ जैसा ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी ये 5 कार्बन वाला था ना, तो उसमें एक जो था फास्फोग्लिसरेट आपने बोला था जो कि 3 कार्बन होता है, और दूसरा जो है वो फास्फोग्लाइकोलेट था। दूसरा कौन सा था? फास्फोग्लाइकोलेट, जो कि क्या होता है 2 कार्बन कंपाउंड है। और ये प्रोसेस जो था ना फोटो रेस्पायरेशन आपने बोला था। अब ये जो फास्फोग्लाइकोलेट और ये फास्फोग्लिसरेट बने हैं, ये किस में बने थे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये प्रोसेस, ये स्टेप कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। आप देखें जो फास्फोग्लिसरेट है वो तो चले फिर कैल्विन साइकिल के थ्रू आगे ना PgAl वगैरह में चेंज हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो फास्फोग्लाइकोलेट है वो क्या होगा कि यहाँ से मूव करता है पर ऑक्सीसोम के अंदर। यानी ये फास्फोग्लाइकोलेट है वो पर ऑक्सीसोम में मूव करेगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लाइकोलेट के अंदर। यानी फॉस्फेट जो है वो ग्रुप जो है वो रिमूव होगा और ग्लाइकोलेट में। तो अब देखें ये किधर जा रहा है जी? शाबाश, पर ऑक्सीसोम के अंदर, और वहाँ पे ये जाके कन्वर्ट हो जाता है किस में? ग्लाइसिन के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइसिन। तो आप देखें ना, यानी आप कह सकते हैं कि पर ऑक्सीसोम का जो रोल है, चलें डिटॉक्सिफिकेशन एक हो गया, लेकिन नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, एक जो फोटो रेस्पायरेशन का स्टेप था उसमें भी क्या ये इन्वॉल्व है कि ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में, लेकिन ये भी उसी तरह से क्या 2 कार्बन रहा। हाँ, जो एंजाइम होगा यहाँ पे, इसको हम ना ये ग्लाइकोलेट को चूँकि वो सबस्ट्रेट को यूज़ कर रहा है तो उसके बेस पे हम इसको ना ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज का नाम देंगे। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये वो एंजाइम होगा जो कि इसको क्या है? ग्लाइसिन। और ये भी नोट रखिएगा कि ये एसिड था ग्लाइकोलिक एसिड, और ग्लाइसिन जो होता है ना ये क्या है? एक अमीनो एसिड, एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में ये आता है जो बना है। बाकी ना फिर ये ग्लाइसिन जो होता है वो फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और वो फिर आगे चलता जाएगा। अब ना देखें ये जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं जो हमने कहा है कि ये प्लांट में और ख़ास तौर पे ना उन सेल्स में मिलते हैं जो कि क्या होते हैं? लिपिड रिच। और वैसे भी अगर आप इनको एक्सट्रैक्ट भी करना चाहें ना तो जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं आपको ये उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक ना MCQ के लिहाज से आपने बात याद रखनी है कि अगर सेलुलर ऑर्गेनेलिस में आ रहा है कि विच ऑफ द सीड मे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लाइऑक्सीसोम, तो आपने ना फौरी तौर पे जहन में लेके आना कि जो सीड्स के नाम दिए हुए हैं उनमें कोई ऐसा तो नहीं है जो ऑयल यील्डिंग है कि जिसमें से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अगर एक व्हीट यानी गंदम का सीड है, आपने कहीं पे ना गंदम का ऑयल तो सुना ही नहीं है, यानी वो ऑयली नहीं है, वो स्टार्ची सीड है। राइस जो होता है वो स्टार्ची सीड में आता है, या पी है, मटर जो है वो क्या है? स्टार्ची है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कॉर्न की बात करता हूँ, मकई, जी मेस इसको कहते हैं, कॉर्न के अंदर ना देखें कॉर्न ऑयल मौजूद है, यानी वो ऑयली सीड में आ रहा है। कैस्टर ऑयल सीड, कैस्टर ऑयल भी आपने देखा है। या इसी तरह से ना जो हम नॉर्मली ब्रासिका ऑयल यूज़ करते हैं, कैनोला ऑयल यूज़ कर रहे हैं, यानी ये जितने भी ऑयल जिन सीड से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ऑयल जो होते हैं वो लिपिड्स में आते हैं। तो एक याद रखिएगा, जिन जिन में हमें ऑयल मिलता है उनके अंदर लाजमन क्या होगा? ये ग्लाइऑक्सीसोम होंगे। और किस लिए होती हैं कि इसके अंदर देखें जिस तरह एक सीड जर्मिनेट करेगा और उसके अंदर जो एम्ब्रियो वो फूड को यूटिलाइज़ करता है, तो एक साइकिल होता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। क्या कहते हैं उसको? ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। ये जो ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल होगा इसमें क्या है कि जो लिपिड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर जी? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर।
ये किस में कन्वर्ट होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ज़रा देखें जो रेस्पिरेशन के दौरान इजीली जो ब्रेक डाउन होते हैं वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स फिर एनर्जी देंगे। तो अगर एक लिपिड वाला था सीड और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको एनर्जी चाहिए, तो वो फिर क्या करेगा? पहले उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए जो भी एंजाइम्स होंगे वो किसमें मौजूद होंगे? ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर। और फिर ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर ना ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, जब वो उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ लिपिड्स होता है वो कम होता जाएगा। अच्छा, अब एक बात और भी यानी MCQ के लिहाज से आ सकती है कि देखें अगर हमारे पास ना एक सीड वो है जो नॉर्मली अभी फ्रेशली जो था एक प्लांट से बना आपने रखा है, दूसरा वो वाला सीड है जो जर्मिनेशन पॉइंट पे है या जर्मिनेटिंग सीड है वो। अब देखें दोनों हैं लिपिड रिच, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दोनों के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम जो है उसका नंबर सेम होगा। उसकी वजह यह है कि देखें जिस तरह एक सीड जो होता है ना रेस्टिंग स्टेज में है, अभी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, एम्ब्रियो ज़रूर उसके अंदर लिविंग है, उसको एनर्जी चाहिए, वो उस फूड स्टफ को या फूड मटेरियल को यूटिलाइज कर रहा होता है, लेकिन वो जो उसको यूज़ करेगा फूड स्टफ को ना वो बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो ग्लाइऑक्सिसोम की तादाद उसमें कम होगी। लेकिन सोइंग के बाद जैसे आप ना एक सीड को लगा देते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो होती है वो तेज़ी से शुरू होती है, अब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? दे विल इंक्रीज़ द नंबर ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स। क्यों? अब मैक्सिमम जो होंगे लिपिड्स हैं उनको हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब देखें यहाँ पे भी ना ये MCQ के लिहाज से आ सकता है कि भाई एक जर्मिनेटिंग कंडीशन में था सीड, तो उसके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं आपको वो मिलेगा। और दूसरी तरफ ना ये वो भी बात क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनल्स जो होता है वो चेंज हो सकता है विद द नीड्स ऑफ द सेल, यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है।